कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर हो तबीयत से उछालो यारो। मेरे प्यारे साहब विद्यार्थियों, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर पथ बिहार सर के साथ। आप तो प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैंने आपके लिए एक ऐसा विषय बनाया है आपके, ये आखिर क्या है G4, G7, G20, G77, ये बहुत चर्चाओं में है। और इसमें मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि आखिर G4 क्या है और G7 क्या है और G20 क्या है। ये अभी ये चर्चाओं में चल रहे हैं जो आपके टॉपिक्स। तो मैं आपके चहेते चैनल यही बात करूंगा आपसे, ये पढ़ाई की पंचायत पर हम बताऊंगा मैं आपको कि आपके वो कौन कौन से अभी हाल ही में जो ग्रुप हैं ये क्यों चर्चाओं में, और यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। इस चैनल पर मैंने आपके लिए कुछ सामग्री ऐसी निकाली है आपके, जो मैंने कहा है पढ़ाई के लिए संवाद बहुत जरूरी है। जब तो संवाद नहीं होगा तो पढ़ाई संपन्न हमारी नहीं होगी। तो मैं बताऊंगा आपको, ये सब एक समूह है हमारे यहाँ, उसका नाम है आपके G4। क्या नाम है उसका? G4 नाम है। तो G4 का मतलब होता है समूह 4। क्या मतलब होता है? समूह 4 मतलब है इसका। और समूह 4 का यह मतलब हुआ आपके 4 देशों का एक ऐसा समूह जो आपस में अपनी ऐसा विश्वास है उनके मध्य में कि उन्होंने एक जैसे विचार पैदा किए हैं एक जैसे मुद्दे पर। इन 4 देशों की एक ऐसे मुद्दे पर राय है आपस में कि कहीं ना कहीं इन G4 राष्ट्रों ने वर्ष 2005 में, यहां पर मैं बताऊंगा आप लोगों को, वर्ष 2005 में G4 नाम का एक समूह बनाया यहां पर वर्ष 2005 में। इसको याद कर लेंगे। पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा कि G4 की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आप बताएंगे G4 की स्थापना वर्ष 2005 में हुई है आपके। और G4 में कितने राष्ट्र हैं? जैसे दिखाई दे रहा है आपको G4 में 4 राष्ट्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं बताऊंगा आपको G4 मैप पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मैं बताऊंगा आपको कि जो ये भारत दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर जापान दिखाई दे रहा है आपके, और ये यहाँ पर आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पे ब्राजील है। ये 4 राष्ट्र हैं, ये बहुत वेरी मोस्ट हैं। तो मैं बताऊंगा आपको यहाँ से इसके बारे में, आपको यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन आएगा, ये जो मैंने बताया यहाँ से एक नाम बोला है मैंने यहाँ से आपको, मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने प्रयास कर रहा हूं आपसे। एक तो भारत है ये वाला, एक पार्ट आपके ब्राजील है, और दूसरा पार्ट आपका जर्मनी है, और उसके बाद एक पार्ट आपके यहाँ पर जापान है। ये 4 पार्ट हैं यहाँ से। तो मैं इनको अपनी भाषा में समझाता हूं आपके। भारत है, ब्राजील है, जर्मनी, जापान। तो भारत आपका यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये जापान दिखाई दे रहा है आपको, ये जर्मनी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ब्राजील दिखाई दे रहा है। इन 4 देशों ने आपस में मिलकर के एक ऐसा एक पृष्ठभूमि तैयार की 4 राष्ट्रों ने, ताकि यूएनओ में सुधारों को लेकर के और यूएनएससी में, यानी यूनाइटेड, इसका जो ध्येय है वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। मैं बताऊंगा आपको ये ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन 4 राष्ट्रों ने स्थायी सदस्यता की, परमानेंट मेंबरशिप की मांग की कि जो यूएनओ है, यानी अगर यूएनओ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई, आपको पता होगी कि यूएनओ की स्थापना यहां थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊंगा हल्का था, यूएनओ की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और उस समय यूएनएससी में अगर 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो इनका मानना है कि यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार होना चाहिए। यानी इनका मानना है कि उसमें 5 जो स्थायी मेंबर हैं, जो वीटो वाले, 4 राष्ट्र और आने चाहिए आपके, तो ये स्थायी मेंबर 9 हो जाने चाहिए। इन्होंने वीटो सहित मांग की है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर समझने के लिए मैं कई बार विद्यार्थियों हंसाने के लिए कहता हूं, यहाँ से ये बी, यहाँ से ये बी, और ये जी, और ये जे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। यहां से ये बीबी के जीजा, ऐसे कर सकते हैं आप समझने के लिए। क्या कर सकते हैं? बीबी के जीजा, ये बीबी भारत ब्राजील, और जी और जा, जी माने ये जर्मनी, और जा माने जहां भारत जुगाड़ू राष्ट्र है, ये जुगाड़ कर लेता है, यहां भी ट्रिक ढूंढ लेता है आपके कि अगर G4 राष्ट्र आएंगे तो मैं कैसे बताना आपको, ये ऐसे बताना बीबी, यहां से बीबी के जीजा, ऐसे कर देना आपको यहां से। तो मैंने आपको अपनी भाषा में बताया ये, यानी बीबी, यानी बी, एक बी फॉर भारत, बी फॉर ब्राजील, जी फॉर जर्मनी, और जे फॉर जापान। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने बनाया याद करने के लिए कि G4 में कै राष्ट्र हैं, तो G4 में 4 राष्ट्र हैं। मैं दोबारा फिर बोलूंगा, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, इनको मिला के बनता है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यानी कि यूएनएससी में, यूनाइटेड
नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग करना, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो साझा करना चाह रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जो ज्यादा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यहां से जो आपसे जरूर पूछी जाए, क्योंकि उस बात को अन्य कोई आप प्लेटफॉर्म में साझा नहीं करेगा, क्योंकि कैरियर प्लस का आपका प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको वो सब बातें बताई जाएंगी बिल्कुल सरल भाषा में, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो ज्यादातर कोचिंग वाले सरल बातों पर चर्चा करते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी बात पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मेरा संवाद आपसे सीधी बात पर भी है और मेरा संवाद आपसे टेढ़ी बात पर भी है। तो टेढ़ी बात बताऊंगा, आखिर वो कॉफी राष्ट्र कौन से हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, आपके कॉफी राष्ट्र, यहां पर उनको, इनके विरोधी राष्ट्रों को कॉफी राष्ट्र कर, यानी कि जो भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान यहाँ G4 का विरोध कर रहे हैं, उन्हें कॉफी राष्ट्र कहते हैं। और यहाँ भारत का विरोध सबसे ज्यादा पाकिस्तान कर रहा है, और ब्राजील का विरोध अर्जेंटीना कर रहा है, यहां से अर्जेंटीना ये विरोध कर रहा है यहां से आपके, ये मैंने लिखा है। जर्मनी का विरोध कर रहा है इटली, और जापान का विरोध कर रहा है आपके दक्षिण कोरिया। कौन कर रहा है? दक्षिण कोरिया। इन्हें आपके कॉफी राष्ट्र कहा जाता है, यानी पाकिस्तान, अर्जेंटीना, इटली और दक्षिण कोरिया को क्या कहते हैं? कॉफी राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा एक जैसी है। ये चाहते हैं कि यूएनएससी में इन चारों राष्ट्रों को स्थायी सदस्य नहीं मिले, परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिले, वीटो सहित, क्योंकि इनको भय है कि इन्हें अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए अवरोध बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है यहां से। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉफी राष्ट्र हैं, इस कॉफी राष्ट्र का भी हाल के दिनों में और अधिक विस्तार हुआ है, और वर्तमान समय में इस कॉफी राष्ट्र की संख्या बढ़कर के 13 राष्ट्रों तक हो गई है आपके। आप बता सकते हैं कि कॉफी राष्ट्र इस समय 13 राष्ट्रों का समूह बन गया है। क्योंकि मेरा उद्देश्य कॉफी राष्ट्र बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य G4 है, इसको आप रट लेंगे। G4 का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग रखना। यद्यपि मांग पूरी नहीं हुई है, आप देख लेना, ये 2005 में बनाए। ये मैंने आपको चारों राष्ट्र यहां पर मैंने बता दिए, इन चारों को रट लेंगे। और मैंने कोड पर बता दिया, बीबी के जीजा, पुनः एक बार और बोल रहा हूं, बी फॉर भारत, बी फॉर ब्राजील, जी फॉर जर्मनी और जे फॉर जापान, इन्हें कहते हैं G4। इसके बारे में आगे पुनः एक करंट वाले पार्ट में चर्चा करूंगा। अब मैं आपको ले चलूंगा अपने दूसरे विश्लेषण पर, जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण, वो है आपके G7, जो बहुत ज्यादा चर्चा में। पहली बात सरल भाषा में बताऊंगा, G7 क्या है? G7 माने होता है, यहां पर G7 का मतलब होता है ग्रुप 7, ये समूह 7, यानी कि ये 7 देशों का समूह है। इसी को हम ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 7 देशों के समूह को ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। ये सरल भाषा में बता दिया मैंने आपको आखिर G7 क्या है। अब मैं बताऊंगा आखिर ये G7 अस्तित्व में कब आया, तो आप बताएंगे इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई यहां पर आपके, यानी कि G7 राष्ट्र कब अस्तित्व में आए? 1975 में। मैं बताऊंगा आपको कि 1972-73 में ही कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होने लग गई थी आपके, लेकिन उस समय G6 के नाम से जाना जाता था। लेकिन यही मैं बताऊंगा आपको वर्ष यहां 1976 में जैसे ही इसमें कनाडा जुड़ा, कनाडा के जुड़ने से ये क्या बन गया? ये G7 हो गया यहां पर आपके, और आधिकारिक तौर पर ये G7 ऑफिशियल तौर पर अस्तित्व में आया। ये बहुत वेरी मोस्ट है, यानी कनाडा कब जुड़ा है इससे? कनाडा जुड़ा है आपके वर्ष 1976 में, और G7 की स्थापना कब हो रही है? 1975 में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताया है। इस क्रम में बताऊंगा आपको G7 का उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, G7 का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है यहाँ पर, ये वैश्विक आर्थिक शासन और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति को बढ़ावा देना है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के मानक तैयार करने। इस G7 में वे राष्ट्र हैं जो विश्व की 7 विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं, कहीं ना कहीं ये वही अर्थव्यवस्थाएं जो पूरी दुनिया की धुरी हैं, और पूरे विश्व को केंद्र में रख करके पूरी दुनिया को रेगुलेट कर रही हैं, पूरी दुनिया को चला रही हैं। ये 7 वे राष्ट्र हैं जिनके माध्यम से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इनके माध्यम से घूम रही है आपके, क्योंकि इन्हें धुरी माना जाता है, क्योंकि यही विश्व की 7 विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। मैं बताऊंगा इस क्रम में आपको कि वे 7 राष्ट्र कौन से हैं जो कि इस G7 में शामिल है आपके। तो मैं आपको यहाँ पर मैंने इसके फ्लैग के माध्यम से आपको बताया, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये मैं बताऊंगा आपको। यहां से ये फ्लैग दिखाई दे रहे हैं आपको, एक राष्ट्र यहां पर ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां से एक राष्ट्र यहां पर ये कनाडा है, दूसरा फ्रांस है, जर्मनी है, ये इटली है, जापान है, और यूनाइटेड किंगडम है, और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है। ये 7 राष्ट्र हैं, यानी कि ये दिखाई दे रहा है आपको। यहीं से क्रम में अगर चलते जाएं आप लोग, ये कनाडा का फ्लैग है, किसका है?
ये कनाडा का फ्लैग, यहां कर लेंगे आपको, ये कनाडा का फ्लैग है आपके, कनाडा का। और उसके बाद ये क्या है, ये फ्रांस है, क्या ये फ्रांस है यहां पर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये जर्मनी है, क्या ये जर्मनी है, इसको नोट डाउन कर लेंगे यहां से। और उसके बाद ये इटली का फ्लैग, किसका है ये इटली का फ्लैग है, इसको कर लेंगे यहां से। और उसके बाद ये फ्लैग है आपके जापान का, ये जापान का फ्लैग है, यहां से कर लेंगे इसको आप लोग। और उसके बाद ये फ्लैग किसका है आपके, यूनाइटेड किंगडम का, यानी यूके का, किसका है ये यूके का, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का। और ये किसका है आपके यूएसए का, ये मैंने आपको बताया यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि G7 में दुनिया की 7 विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य जो है मैंने बताया अभी आपके, वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया को एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराना ताकि ग्लोबली लेवल पर कहीं ना कहीं आपके और एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो यहां पर आपके, जो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊंगा यहां से, जो एग्जाम के आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या पूछेगा आपसे एग्जाम, पहला प्रश्न पूछेगा कि G7 की स्थापना कब हुई है, तो आप बताएंगे वर्ष 1975 में। फिर इसका विस्तार कब हुआ है, वर्ष 1976 में। यहां पर 1976 में कनाडा जोड़ा। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा आपको, जो बहुत आपको महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, यहां ये वाली वर्ष 1997, यहां पर जैसे इसमें रूस जुड़ा, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था रही। लेकिन 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो उसके बाद सोवियत संघ टूटा, समाजवादी राष्ट्र टूटा, रूस अस्तित्व में आया। तो विघटन के दौर से गुजरा, रूस कमजोर हुआ आर्थिक तौर पर, लेकिन बहुत जल्दी रूस ने अपने आप को संभाला। और जैसे ही 1997 रूस शामिल हुआ, तो ये क्या बन गया, G8 बन गया। क्या बन गया, ये G8 बन गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, जिसे आपको लिखना है और नोट डाउन भी करना है। मैंने पहले कहा है इसे नोट डाउन जरूर करेंगे, बिना नोट डाउन करे बिना मानेंगे नहीं। और जैसे ही रूस ने वर्ष 2014 में, कब 2014 में क्रीमिया पर, किस पर, क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, जो कि किसके अंडर में था, यूक्रेन के पास था। जैसे ही यूक्रेन के जो अंडर में आने वाला क्षेत्र कौन सा, क्रीमिया पर अधिकार किया, तो इन G7 राष्ट्रों ने रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। या रूस के जो राष्ट्रपति कौन, व्लादिमीर पुतिन, कौन है, व्लादिमीर पुतिन, रूस को बाहर का रास्ता दिखाया। और फिर से यह समूह G7 हो गया। तो अभी मैं आपसे इसलिए G7 में बात कर रहा हूं, लेकिन ये काफी लंबे समय तक, वर्ष 2014 तक ये G8 के नाम से भी जाना गया। घबराना नहीं है, G8 राष्ट्र ही G7 है। और इसमें यहां शामिल हुआ है कौन सा, रूस राष्ट्र, लेकिन ये बाहर है इस समय। अब मैं बताऊंगा आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन, ये रहा आगे आपकी स्क्रीन पर, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि G7 राष्ट्रों की जो 49वीं बैठक, कौन सी बैठक है, ये पूछेगा क्या G7 राष्ट्रों की अभी हाल ही में कौन सी बैठक हुई है, तो क्या बताओगे, वो 49वीं बैठक है। और कब हुई है वो मई 2023 में हुई है, यहीं पर अभी। और कहां हुई है, हिरोशिमा में हुई है। ये क्या है, ये जापान का शहर है, क्या है ये जापान का शहर है, कौन सा, हिरोशिमा। आप जानते होंगे हिरोशिमा नागासाकी 2 जापान के बड़े शहर हैं जिन्होंने एटम बम के प्रकोप को झेला है। ये आप किसी छिपा हुआ नहीं है, ये सबको पता है कि ये वही हिरोशिमा है, वही नागासाकी है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने पहला एटम बम डाला, और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा एटम बम डाला। ये किसी छिपा हुआ नहीं है, इसलिए इसे याद कर लेंगे। वनडे एग्जाम के लिए हमारे एग्जाम में अक्सर आता रहता है कि हिरोशिमा पे अमेरिका ने कब बम डाला और नागासाकी कब डाला, तो अब कर लेंगे इसको। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को उसने बम डाला, इसको रट लेंगे। लेकिन आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट कर लेंगे यहाँ पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अभी हाल ही में G7 राष्ट्रों की मीटिंग हुई है। तो 2 तरह क्वेश्चन, पहला ये कौन से नंबर की मीटिंग है, क्या बताएंगे, ये 49वें नंबर की मीटिंग है, यहां कर लेंगे आप लोग यहां से। और अगर ये क्वेश्चन आएगा कि कहां संपन्न हुई है, तो कहां हुई है, ये हिरोशिमा में हुई है। कौन से नंबर की है, 49वें नंबर की। और कब हो रही है, वर्ष 2000 मई वर्ष 2023 में, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूं आपसे सितंबर में, यानी कुछ ही माह पूर्व हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेंगे। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि इन 7 राष्ट्रों की आप कैपिटल भी याद कर लेंगे। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इन सब की राजधानियां लिखा दी हैं, मुझे पूरा भरोसा है वो आप पुराना वीडियो देख लेना, इनकी राजधानी आपको मिल जाएंगी, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और मैंने इन देशों की मुद्राओं के नाम, करेंसी के नाम भी लिखा दिए कि कौन कौन सी करेंसियां हैं, पिछले वीडियो में दे चुका हूं। इसलिए आप लोग, मैंने कहा है इस करियर प्लस में लगातार बने रहेंगे। इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे जितने नए वीडियो आ रहे हैं वो आप तक लगातार निरंतर पहुंचते रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं
अब जन जन की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार। अगर हर घर द्वार शिक्षा पहुंचानी है तो आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। इसे लाइक करके शेयर करिए, ज्यादा लोगों को बात पहुंचेगी। तो ऐसी साधारण भाषा में नॉलेज मैं आपको निरंतर देता रहूंगा, और इसलिए मैं कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि ज्यादा लोगों तो मेरी बात पहुंचे, इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको इसके लिए दूसरा एक पार्ट लेकर आया हूं यहीं पर। वो पार्ट है आपका जो बड़ा महत्वपूर्ण है, G20, जो कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में आपके, और अभी चूंकि चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ विशेष बात है। चूंकि ये G20 खास है, खास इसलिए है क्योंकि G20 का इस बार का सम्मेलन और कहीं नहीं बल्कि भारत माता की भूमि पर हो रहा है। भारत में हुआ है सम्मेलन आपके, ये बहुत वेरी मोस्ट है। इसको देखकर हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे जो सफलतापूर्वक भारत ने इस सम्मेलन को समाप्त किया है, पूरी दुनिया दंग रह गई है, पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया गई हैं, पूरी दुनिया देख रही है भारत ने किस तरह से इन G20 राष्ट्रों की मेजबानी की और सफलतम तरीके से इस G20 को संपन्न कराया है। महत्वपूर्ण बात यह है, इससे पहले जो 17वीं समिट इंडोनेशिया के बाली में हुई, वहां पर बाली डिक्लेरेशन को लोगों ने स्वीकृति नहीं दी, लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन को, दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से G20 के सभी राष्ट्रों ने मान्यता दी है। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको करंट अफेयर के एक अगले पार्ट में चर्चा कराऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं केवल कि G7, G4 क्या है, G7 क्या है, G20 क्या है और G77 क्या है, इसमें चर्चा कर रहा हूं। यहां बताऊंगा मैं आपको, ये G20 जो राष्ट्र हैं, इनकी जो बैठक हुई, पहला क्वेश्चन यहां से साधारण भाषा में, कि G20 राष्ट्र की मीटिंग 9 से 10 सितंबर 2023 को कहां हुई है? ये नई दिल्ली में हुई। कहां हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है। और ये कौन से नंबर की बैठक है? ये 18वें नंबर की बैठक है। ये पूछेगा आपसे। और पिछली बैठक कहां हुई 17वीं? वो ये इंडोनेशिया के बाली में। और मैं बताऊंगा 19वीं बैठक कहां होगी? वो ब्राजील में होगी, और ब्राजील के शहर रियो में। पूरा नाम है रियो डी जेनेरियो। आप जानते होंगे वो ब्राजील का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ब्राजील की काफी दिन तक राजधानी भी रही है। यद्यपि वर्तमान में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, लेकिन ब्राजील की पुरानी राजधानी कौन सी है? रियो डी जेनेरियो। कॉफी का बहुत बड़ा केंद्र है। और वहीं पर 19वीं बैठक G20 की कहां पर होगी? रियो डी जेनेरियो। मैं बताऊंगा आपको अपनी बैठक के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुई है बैठक आपके। और जो थीम क्या रही है? वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है यहां पर, ये आपको रटना है, हमें यहां पर ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एग्जाम को फाइट करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। हमें वो प्रश्न चाहिए जो मेरे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? हमें तो केवल सफलतम बनना है, हमें तो केवल शिखर पर पहुंचना है, और हमें अपनी मंजिल पानी है। हमें ज्ञानी नहीं बनना है। उतनी नॉलेज मिल जाए जिससे मेरी मंजिल प्राप्त हो जाए, वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं यहां पर करियर प्लस के प्लेटफॉर्म पर। पढ़ाई की पंचायत में मैं बता रहा हूं आपको, याद है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये वन अर्थ, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, जो हमारा संदेश है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया मेरा परिवार है। हमारे शास्त्रों ने यही कहा है। आप जानते हैं, हमने कहा है पूरी दुनिया हमारा परिवार ही है, और एक परिवार ने इन सबको सहजता समेट लिया है। ये सब दुनिया ने देखा है। इस G21 की बड़ी उपलब्धि बताता हूं आपको। पहली बात तो G20 अब आगे से G21 के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इसमें मैं चर्चा आपसे आगे करूंगा। दिल्ली डिक्लेरेशन यानी कि दिल्ली घोषणा पत्र पर फिलहाल संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं इस वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं, वह बताऊंगा मैं आपको, बहुत कम शब्दों में बताऊंगा, बहुत साधारण वर्डों में, बिल्कुल सटीक। मैंने कहा है जीएस को पढ़ना है तो विश्लेषण करना है। अगर आपको विश्लेषण नहीं करेंगे तो आप आम भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो जीएस को सटीक और ऐसे पढ़ना है, आपको विश्लेषणात्मक तरीके एनालाइज करना है। जैसे दिल्ली घोषणा पत्र में बड़ी उपलब्धि है। अब यहां से आगे ये G21 के नाम से जाना जाए, क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया, यानी कि जो एयू है, कौन है? एयू, इसे शामिल कर लिया है यहां पर। और इसके अलावा जो इस समय एयू के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अजाली असोमानी। क्या नाम? अजाली असोमानी। तो ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है। उन्हें ये तो पता है कि G20 में अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि अफ्रीकी यूनियन के चेयरमैन कौन है। ये मैंने बता दिया, क्या नाम है? अजाली असोमानी। अजाली असोमानी। और ये कहां के हैं? कहां के राष्ट्रपति हैं? ये कोमोरोस संघ के, ये कोमोरोस यूनियन नाम का एक देश है, वहां के आप राष्ट्रपति हैं। क्षमा करेंगे मुझे। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा एक बात। ये कोमोरोस यूनियन के अगर ये अध्यक्ष है यहां से, तो आपके लिए बड़ी बात बताता हूं आपको,
G21 का विस्तार हुआ है, भारत की बहुत तगड़ी उपलब्धि है। और यहां पर जिन जिन घोषणा पर बात हुई है उन्हें कहते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। इस पर मैं आपसे एक संक्षिप्त वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और उसमें मैं बताऊंगा कि दिल्ली घोषणा पत्र में आखिर ऐसा क्या हुआ जहां दुनिया ने भारत का लोहा माना है और भारत का डंका बजा है, उस पर चर्चा मैं आगे करूंगा। फिलहाल आप इसको याद कर लेंगे, ये अफ्रीकी यूनियन के चेयरमैन है कौन? अजाली असोमानी, और यही आपके संघ के अध्यक्ष हैं और ये वहां बैठे और G20 में G21 नाम से इसका विस्तार हुआ है। और आपको मालूम पड़े अगली मीटिंग जब हुई तो अफ्रीकी यूनियन वहां एक सदस्य की हैसियत से भाग लेगा। अब मैं यहाँ पे काम की बात बताता हूं जो मैंने आपके लिए निकाली है। यहाँ पर इस G20 राष्ट्र में आखिर कौन कौन है, तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको G20 के मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन यहां बताऊंगा इसमें राष्ट्र है आपके, एक राष्ट्र है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है आपको यहां से, ये इटली है, ये इंडिया, भारत जो हमारी शान है, यूएसए जो कनाडा, और आपके यहां से इंडोनेशिया, जापान, ये यूनाइटेड किंगडम, यूके ब्रिटेन कहते हैं, जर्मनी, ये यहां से आपके अर्जेंटीना, फ्रांस, चाइना, ये सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, रशिया, यूरोपीय यूनियन, हम लोग इसको ईयू कहते हैं, शॉर्ट में ईयू कहते हैं यहां से, आप देख लेंगे थोड़ा सा यहां से, और ये साउथ कोरिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड तुर्की। मैं आपसे उम्मीद करता हूं इन सभी को आप इनकी राजधानी सहित, कैपिटल सहित याद कर लेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में न सिर्फ राजधानियां पूछी जाती हैं वनडे एग्जाम में, मैं पहले कहा है, ये पूरी पंचायत, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं बल्कि पैट के लिए, सीजीएल के लिए, आपके रेलवे के लिए, और जितने यूपी पुलिस के लिए, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए, सीएचएसएल के लिए, जितने वनडे एग्जाम है उन सब के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्वेश्चनों की सुनामी आ रही है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हमको करंट को ऐसे पढ़ना है ताकि देखते ही प्रश्न बन जाए आपके, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाए। इनको आप रट लेंगे यहां से राजधानी सहित। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर G20 नाम का संगठन है ये कब अस्तित्व में आया है, तो यहां देख लेंगे आप सामने, ये दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने आपके लिए कुछ बहुत सरल शब्दों में निकाला है। इसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर वर्ष 99, ये वाला 1999 में, यानी यहां पर इसकी 1999 बड़ी अच्छी डेट है आपके, 1999 में इस G20 जो समूह है, यानी 20 राष्ट्रों का जो समूह है, इसकी स्थापना हुई यहां पर। और इसका जो उद्देश्य है इसको याद कर लेंगे, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख संघ है। ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर G20 चुकी है, दुनिया की विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना, अगर अफ्रीकी यूनियन को अगर G20 में जगह मिली है तो इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत ने अफ्रीकी बाजार में पैठ बनाने के लिए कहीं ना कहीं अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल करवाया है, क्योंकि अफ्रीका में चीन की दखलंदाजी बढ़ती जा रही थी आपके, उस चीन की दखलंदाजी को रोकने के लिए, अमेरिका की बाजारीकरण को रोकने के लिए, वाणिज्यवाद को रोकने के लिए कहीं ना कहीं भारत ने एक ऐसी चाल चली है जो सारे राष्ट्रों को चारों खाने चित्त कर दिया है भारत ने, और भारत समय सर्वश्रेष्ठ भूमिका में आ गया है। तो मैंने तभी कहा भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, और भारत ने सिद्ध कर दिया कि भारत जैसा कोई राष्ट्र नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्वगुरु बनेगा और विश्वगुरु के शिखर पर फिर से पहुंचेगा। मैं बताऊं आपको, ये जो G20 है ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के लिए भी काम कर रहा है, पर्यावरण के लिए भी काम कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है ये G20 जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां लिख देता हूं लाइन को, उसको भूलना नहीं है, ये सतत विकास के लिए, यानी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमारे, सतत विकास लक्ष्य हैं, उस संदर्भ में भी ये अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा जो पर्यावरण का क्षेत्र है उस पर भी ये कार्य कर रहा है, और आतंकवाद के संदर्भ में भी अपनी भूमिका निभा रहा है, यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप के अलावा ऐसे पहलुओं पर भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक समस्याएं, उन पर भी ये कार्य कर रहा है। व्यापार तो है ही, ये सब मुद्दे भी हैं, क्योंकि सारे मुद्दे मानव जाति के कल्याण से जुड़े हुए, ह्यूमन वेलफेयर से जुड़े हुए, इसे आप भूलेंगे नहीं, रट लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो इस पीढ़ी को लाभ पहुंचाएं, ऐसे कार्य और अगली पीढ़ी को लाभ पहुंचाएं, ये आप महत्वपूर्ण, इसको रट लेंगे यहां से, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत ने पुणे, मैं भारत को बधाई देना चाहूंगा, पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहूंगा, जो भारत ने G20 की सफलतम तरीके से मेजबानी की है, उसके लिए प्रत्येक भारतीय बधाई का पात्र है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके लिए मैं फिर कह रहा हूं, इस चैनल को लाइक
और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैंने आपसे पिछले पेपर में, पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था, श्रीनगर का निर्माण किसने करवाया? तो सही उत्तर है अशोक। किसने करवाया है? श्रीनगर का निर्माण अशोक, सम्राट अशोक ने किया। जो कौन है? महानतम मौर्य वंशी शासक है, जिसने भारत में अपने विचारों को, कल्याणकारी व्यवस्थाओं को अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। और अब आप मेरे अभिलेखों को जन जन तक पहुंचाएंगे, मेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब हर व्यक्ति की यही पुकार है कि शिक्षा हर घर द्वार पहुंच जाए। ये मेरे अभिलेख हैं तो दिखाई दे रहे हैं आपको, और इन्हें कौन पहुंचाएगा? इन्हें आप पहुंचाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर घर में हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा आप जरूर करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा। आपसे इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला पहलू निकाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण G77। ये आपके जहन में शायद अभी आया नहीं होगा, कम विद्यार्थी जानते होंगे। G77 क्या है? ये 77 कंट्रियों के समूह है, और इसको लाने का जो उद्देश्य है, सामने ध्यान देंगे पहले आप। यहां पर ये जो आपको ये ग्रीन कलर में, जो हरे कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? आपके ये G77 राष्ट्रों का एक समूह है। यानी कि ये पूरा, एक प्रकार से मैं कह दूं आपसे, ये पूरा साउथ अमेरिका कंटिनेंट, यहां से ये पूरा इसी में आ रहा है। इसमें आपका थोड़ा सा ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है कोने पर, यानी मैं दिखा दूं आपको यहां पर, ये फ्रेंच गुयाना है। क्या है? ये फ्रेंच गुयाना है जो इसमें शामिल नहीं है। और ये पूरा लैटिन वाला पार्ट है आपके, यहाँ पर लैटिन अमेरिका वाला पार्ट, और ये पूरा कहीं ना कहीं पूरा अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में ये वाला पार्ट है वेस्टर्न सहारा, ये इसमें शामिल नहीं है, यानी कि 77 में। इसके अलावा देख रहे हो मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर, ये इसमें शामिल है। ये साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है वो G77 शामिल नहीं है। लेकिन जो आपका पूरा ये सऊदी अरब वाला पार्ट है, पूरा ईरान, इराक, ये मैं देख रहे हूं आप यहाँ पर, और भारत, श्रीलंका, पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया, चाहे इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, म्यांमार, सारा दिखाई दे रहा है आपको। ये सारा यहां तक, ये सब इसी में शामिल है आपके। ये पूरा पार्ट है आपके यहाँ पर, इंडोनेशिया, मलेशिया सहित आपके फिलीपींस, ये थाईलैंड, सारा। और ऊपर दिखाई दे चाइना को, क्या है? ये मंगोलिया। क्या है? ये मंगोलिया है। थोड़ा देख लेना, ये आपको कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आपको मैप की बेहतर समझ नहीं है। जिन बच्चों को मैप की समझ होगी उन्होंने पहचान लिया होगा। चीन के बिल्कुल उत्तर में क्या है? मंगोलिया है। ये G77 का हिस्सा है, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। G77 में ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है शामिल नहीं है। जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ये सब क्या है? ये सब आपके G77 है। अब मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा कि G77 की स्थापना का प्रयोजन क्या है, आखिर ये G77 बना क्यों है? तो आप बताएंगे इसको। यहां से G77 बनाए सभी विकासशील देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को सिद्ध करने के लिए, यानी सभी विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता बनी रहे, उनकी स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता बनी रहे, सॉवरेंटी पावर, हर राष्ट्र स्वतंत्र है, कोई उन्हें कुचल नहीं सकता, दबा नहीं सकता है। आप जानते हैं वैश्विक बाजार में अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए G77 राष्ट्रों ने आपसी सहमति के आधार पर इसको बनाया है। ग्लोबल मार्केट में अपने इकोनॉमिक, अपने हितों को साधने के लिए और इन विकासशील देशों ने अपनी स्वतंत्रता को और अपनी संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए इस समूह को बनाया है। अब मैं बताऊंगा सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में। इसकी स्थापना हुई है 15 जून 1964 को। और कहां स्थापना हो रही है? स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। ये कहां का शहर है? ये स्विट्जरलैंड का शहर है, जो कि दुनिया का स्वर्ग कहलाता है। कहां का? दुनिया का। स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा। आप जानते होंगे यूएनओ के अधिकांश मुख्यालय, अधिकांश हेडक्वार्टर कहां स्थित है? जिनेवा में। मैं बताऊंगा आपको यूएनओ में, ये यूएन माने होता है यूनाइटेड नेशन। क्या मतलब होता है? यूनाइटेड नेशन। यहां पर इस विकासशील देशों का ये सबसे बड़ा, क्या ये सबसे बड़ा अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल, क्या ये? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर सरकारी संगठन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप रट लेंगे, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण आपके लिए G20 है उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए G4, G7 और G77 भी है। ये बात आपसे अभी तक किसी ने साझा नहीं की होगी, मैं साझा कर रहा हूं, क्योंकि इस मंच से आपको ऐसी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ज्यादा ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपके लिए चाहता हूं, मैं आपके लिए पैट की श्रृंखला मैं लेकर आ रहा हूं। मैंने कहा है
पुष्पा झुकेगा नहीं और सिलेक्शन रुकेगा नहीं। मैंने बता दिया, सिंघम सीरीज लेकर आया दिल्ली पुलिस के लिए, ऐसी मैं सीरीज ला रहा हूं आपके लिए यूपी पुलिस के लिए। मैं बजट की प्रशंसा लेकर आ रहा हूं आपके लिए। करंट अफेयर में वन लाइनर मैंने चालू कर दिया है, इसलिए वीडियो पर, इस चैनल पर, करियर प्लस पर लगातार आप बने रहेंगे और मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। पुनः कहूंगा, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अपने कमेंट के माध्यम बताइए मुझे, ज्यादा ज्यादा लोग मेरी बातें पहुंचे, कोई कमियां हो तो उन्हें जरूर बताइए। और आपको कुछ नया चाहिए कि सर इस पर और टॉक कर दीजिए, इस पर बातचीत कर दीजिए, तो मैं आपके लिए नया वीडियो और बना दूंगा। आप मुझे जल्दी लेकर भेजिए कि आपको कौन सा नया वीडियो चाहिए और क्या चाहिए आपको, तो ये बातें मुझसे करते रहिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक मेरा प्रश्न है आपसे यहीं पर, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के किस नेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई और भारत के किस नेता ने नाम की स्थापना में नॉन अलाइंड मूवमेंट में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई। इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे कल फिर मिलूंगा नई वीडियो में। आपके कल्याण की कामना करते हुए आज की इस पंचायत में इतना ही। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिए आप लोग जो है, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार।